और बांटने और बेचने में, ओ भाई साहब ईमानदारी से बोलता हूं, इसमें कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, प्लीज प्रधानमंत्री के साथ इसको मत जोड़िए कि गुजरातियों का कोई जोर नहीं है। गुजरात का ढोकला भाई साहब पूरे देश में पॉपुलर है, लेकिन एक बात है, गुजराती ढोकला चाहिए, गुजराती जुमला नहीं चाहिए। ये गुजराती जुमला बंद हो, क्योंकि यहां आकर के हमने देख लिया कि कितना गुजरात वाइब्रेट है और कितना जो है यहाँ के लोग वाइब्रेशन में हैं। सारा वाइब्रेशन जो है, मैं जब आया था एयरपोर्ट पे, टिकट भेजा है आप लोगों ने, एयरपोर्ट पे पहुंचा तो वहां पे आप लोग भी अगर कभी मौका मिले सरकार से गुजारिश कीजिएगा कि कभी हम लोगों को एयरपोर्ट दिखा ही दो बाहर से। जैसे बुलेट ट्रेन को हम लोग फेसबुक के वीडियो पे देखते हैं, आज तक उसका पटरी बिछी नहीं है, बुलेट ट्रेन चली नहीं है, लेकिन उसको हम लोग देख करके खुश होते हैं कि बुलेट ट्रेन चलेगा, उस पर बैठ करके हम लोग अयोध्या जाएंगे और राम के ऊपर जो है 1 लोटा गंगा जल चढ़ाएंगे। तो देख रहे हैं हम लोग उसको। तो जब एयरपोर्ट के अंदर था मैं, तो 6 चार्टर प्लेन वहां लगा हुआ था। चार्टर कहने का मतलब कि निजी विमान, माने एयर इंडिया वाला नहीं, उनका अपना। और उस 6 में से 4 के ऊपर अदानी लिखा हुआ था। हम बोले देखिए कितना वाइब्रेंट गुजरात है, सारा वाइब्रेशन जो है एक आदमी के पास पहुंच गया है। ये रियलिटी हमको नजर आई। और उसके बाद जब मैं थोड़ा ऊपर था, तो जो लोग हवाई जहाज पर नहीं चढ़ता है ना, ज्यादातर टाइम वो खिड़की में ही लटका रहता है, हालांकि कुछ दिखता नहीं है लेकिन लटका रहता है। तो मैं भी लटक करके देख रहा था। तो अहमदाबाद शहर के ऊपर जब था तो बड़ी खूबसूरत लग रही थी यह शहर। पता है, ज्यों-ज्यों नजदीक आते गए बड़े बड़े गड्ढे दिखने शुरू हो गए। हम बोले अच्छा यही गुजरात मॉडल है। तो मछली पालन अगर बिहार की सड़कों पे हो सकता है मोदी जी, तो अहमदाबाद की सड़कें भी कम नहीं है, यहाँ भी आप कर सकते हैं। तो ये गुजरात मॉडल की रियलिटी हम लोग आकर के देख लिए। तो फिर हम लोगों को लगा कि ये जो आप लोगों का बढ़िया जो एक प्रचारक है, कभी कभी हम लोग प्राइम मिनिस्टर को प्रचार मंत्री भी बोलते हैं, पीएम। तो ये जो प्रचार मंत्री है, इस आदमी की क्वालिटी माननी पड़ेगी आपको। डीमोनेटाइजेशन कर लिया और कहा भाइयों बहनों देश के लिए 50 दिन कष्ट सहेंगे कि नहीं सहेंगे। जनता आगे में उनकी खड़ती हुई रहती ही है, जिसको 500-500 रुपए दे करके वो बुलाते हैं, वो जोर से कहा सहेंगे सहेंगे। उसके बाद डीमोनेटाइजेशन हो गया। डीमोनेटाइजेशन के बाद 100 से ज्यादा लोग उसमें मर गए। और ये सवाल आज कोई नहीं पूछ रहा है कि डीमोनेटाइजेशन के बाद कितना ब्लैक मनी आया, कितना ब्लैक मनी आया, ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा है। कितने चोर, गुंडा, बदमाश, बेईमान, उनको पकड़ करके जेल में डाला गया। अरे वो तो बढ़िया इंग्लैंड में बैठ करके क्रिकेट मैच देख रहा है। क्या आदमी पकड़ा गया है, कितने लोग पकड़े गए हैं। ए भैया हम लोगों की स्थिति खराब है, माइक तो ठीक कर दीजिए। तो इस सवाल को कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है कि डीमोनेटाइजेशन के बाद इस देश को जो आर्थिक नुकसान हुआ, 100 से ज्यादा लोग मारे गए, कितना ब्लैक मनी वापस आया, इसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं। और जब पूछा गया रिजर्व बैंक से, तो रिजर्व बैंक बोली कि कितना 1000 और 500 का नोट छापे थे, इसका हिसाब हमारे पास नहीं है। असली ऐसा होता है क्या? माने ऐसा होता है कि माँ अगर रोटी बनाई है किचन में तो उसको पता नहीं हो कि कितना रोटी बना है, उसको पता होता है भाई कि कितना रोटी बना है। रिजर्व बैंक को पता है कि कितना छापा है, दिक्कत यह था कि जितना छापा उससे ज्यादा खाते में जमा हो गया। तो मैंने ब्लैक मनी ऐसे वापस आया है। ब्लैक मनी चलिए वापस आ गया, मान लेते हैं। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं हम लोग सब मान लेते हैं। वो बोले कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, आतंकवाद रुक गया, हम लोग मान लिए। और कल जो अमरनाथ में हुआ वो आतंकवादी घटना नहीं थी, मोदी जी की शांति सेना थी। मैंने ये सवाल कौन बोला था? ये बोले थे ना कि डीमोनेटाइजेशन करने के बाद पत्थरबाजी रुक जाएगी, नक्सलवादी घटना रुक जाएगी, देश में शांति छा जाएगा, ब्लैक मनी वापस आएगा और आपके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचा दिया जाएगा। पहुंचा?
मोदी जी की तरफ पूछते हैं 15 लाख आपके खाते में आया? मोदी जी ऐसे ही पूछते हैं ना। अगली बार आप लोग कीजिएगा ऐसे ही। मोदी जी के जब लोग आए ना चुनाव प्रचार में, तो आप बगल में खड़ा होकर बोलिएगा रुक जाइए, आप बाद में भाषण दीजिएगा और पूछिएगा अच्छा दिन आया? आ गया अच्छा दिन, महंगाई कम हो गई, 15 लाख रुपए आपके खाते में पहुंच गया, 2 करोड़ रोजगार मिल गया, नौकरी मिल गई, भ्रष्टाचार कम हो गया, यही सवाल पूछिएगा। अभी गुजरात का चुनाव है तो अचानक से एजेंडा शिफ्ट कर दिए हैं। जैसे बाबा रामदेव किए, योगा सिखाते थे, उसके बाद बोले कि देश के लिए पतंजलि का फेस वॉश लगाओ। अरे मेरा फेस अच्छा हो जाएगा तो देश का इसमें क्या भला हो जाएगा, ये हमको बताओ। कि अगर हम फेस वॉश पतंजलि का लगाएं और हम सुंदर हो जाएं तो उससे देश का भला कैसे हो जाएगा? भाई साहब, अजय देवगन और अक्षय कुमार की फिल्म देखना देशभक्ति नहीं है, वो मनोरंजन का मसला है, इंटरटेनमेंट का मसला है। लेकिन आजकल सब कुछ देश के नाम पे ही बेचा जा रहा है। टाइल्स भी देश के नाम पे बेचा जाएगा, मोटरसाइकिल भी देश के नाम पे बेचा जाएगा, फेस वॉश से लेकर के बिस्कुट से लेकर के गोनाइल से लेकर के देसी घी तक सब कुछ देश के नाम पे बिक रहा है। तो सवाल ये है, जब सब कुछ देश के ही नाम पे बिक रहा है तो देश को बिकने से कौन बचाएगा? देश को बिकने से बचाने की जिम्मेवारी आप तमाम लोगों को लेनी पड़ेगी और यह संकल्प लेना पड़ेगा कि कल की यात्रा जो मेहसाना से हम शुरू कर रहे हैं, ये कोई हमारी चुनावी तैयारी नहीं है। हम जौ से जाति होती है, जौ से जातिवाद होता है, तो जौ से जंग होता है। ये जंग है जातिवाद के खिलाफ। इस बात का संकल्प आप तमाम लोगों को लेना पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए जब हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा कि बागडोर आप लोगों को संभालनी पड़ेगी, तब हमने कहा बागडोर हमने संभाला है, लेकिन ये बागडोर संसद की नहीं, सड़क की है। सड़क से लेकर के संसद तक इस बागडोर को संभालेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज सवाल यह है कि सड़कों पे खड़ा होकर के सड़कों पर मारे जाने वाले लोगों के पक्ष में कौन खड़ा होता है उसको तय करने की। और हमने तय किया है कि हम सड़कों पे खड़े होंगे और भीड़ के द्वारा अगर किसी की हत्या की जा रही है, यह हत्या हम नहीं होने देंगे। यह सवाल आज हमारे सामने है दोस्तों। इसीलिए कल की जो यात्रा है वो महज यात्रा नहीं है, पूरे देश को एक संदेशा है और ये गुजरात के लोगों को ये संदेशा भेजना पड़ेगा कि गुजरात का जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, जो गुजरात मॉडल की रियलिटी है, वाइब्रेंट गुजरात की जो रियलिटी है, और कागज पर जो जमीन बांटी गई है, दलितों को पीट करके जो वीडियो बनाया गया है, इस रियलिटी को आपको पूरे देश को बताना पड़ेगा। और एक बात मैं आपको कह देता हूं, मुझे परंपरा ज्यादा नहीं मालूम है, लेकिन कोई हिंदू मरने के लिए बनारस जाता है? कोई हिंदू मरने के लिए बनारस जाता है? मोदी जी तो हिंदू हृदय सम्राट हैं, बड़ौदा से बनारस गए हैं, जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। इसीलिए यह संदेश आप लोगों को पूरे देश को भेजना पड़ेगा कि हमने बीमारी आपको ट्रांसफर नहीं की है। यह बीमारी इतना एस्पिरेशनल है, इतना एस्पिरेशनल है कि सूट पे अपना ही नाम लिखवा लेता है। बताइए, ऐसा प्रधानमंत्री देखे हैं आप लोग? मैं अगर चलूं तो एक टोपी लगा लूं और उसके ऊपर लिखा रहे कन्हैया कुमार। ऐसा ही मेरा एक और संगीत दोस्त है, वो एक समय बोला तुम लोग गिदर हो गिदर। हम बोले अच्छा, हमको तो मालूम ही नहीं है कि हम गिदर हैं। बोले मोदी जी शेर है शेर। हमने कहा शेर को कभी सुना है कि अपने आप को कहे कि मैं शेर हूं? तो बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि तुम चिड़ियाघर गए हो और शेर आकर कहा हो कि मैं शेर हूं? ये मोदी जी हैं जो कहते हैं कि मेरे पास 56 इंच का सीना है। अरे भाई साहब, ये तो ऐसा ही प्रचार है कि फेयर एंड लवली लगाने से गोरेपन जैसा निखार आता है। आहा, क्या बात है। माने इंसान का सीना 56 इंच का हो, अगर ये सच है तो फेयर एंड लवली लगाने से गोरेपन का निखार भी आ सकता है। ये जो देश के अंदर एक तमाशा चल रहा है,
उस तमाशे पे सवाल खड़ा करना जरूरी है। और ये सवाल घूम फिर करके वही आती है जिसको मैं बार बार कोट करता हूं, और वो सवाल है कि इस मुल्क को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों का मुल्क कैसे बनाया जाए। ये सवाल है कि इस मुल्क को भगत सिंह के सपनों का देश कैसे बनाया जाए। मैं इतनी देर से यहाँ खड़ा हूँ, बहुत सारे लोग बोले हैं, मेरी इच्छा थी कि गुजराती में आकर के कोई कहे कि ये देश, ये मुल्क और ये गुजरात मोदी जी का नहीं, गांधी जी का है। मैं ये सुनना चाहता था। मतभेद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं। और जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच मतभेद थे, तो हमारे और आपके बीच में मतभेद होगा तो क्या दिक्कत है। मतभेद का सम्मान करना, मतभेद को जगह देना, अल्पसंख्यक को बहुसंख्यकों के लिए, बहुसंख्यक को अल्पसंख्यकों के लिए जगह बनाना, यही लोकतंत्र है, यही डेमोक्रेसी है। इस बात को हमको मानना पड़ेगा। और ये जो मत भिन्नता होती है, इस मत भिन्नता को रिस्पेक्ट करना जरूरी है। मत भिन्नता हो सकती है हमारी गांधी जी से, लेकिन देखिए कि इतना बड़ा व्यापार इस देश के अंदर किया गया। आतंकवाद, आतंकवादी, अरे सबसे पहला आतंकवादी इस देश का कौन है? आजाद भारत का नाथूराम गोडसे, जिसने गांधी की हत्या की। कोई इस बात को क्यों नहीं बोलता है? तो क्या इस देश के मुसलमानों ने कहा कि सारे के सारे हिंदू आतंकवादी हैं? तो जब अफजल गुरु के ऊपर आरोप लगा कि उसने पार्लियामेंट पे अटैक किया, तो तुम क्यों कहते हो कि सारे के सारे मुसलमान आतंकवादी हैं? ये सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। और क्या डिजाइन तैयार किया है? मैं अपनी संवेदना में जो लोग मारे गए, मैं चाहता था कि मैं उनके परिवार से जाकर के मिलूं। और ये बात हमने जिग्नेश से शेयर की कि जिग्नेश, हम गुजरात में हैं, हम चाहते हैं कि सूरत जाएं और वो जो लोग हैं उनके परिवार से मिलें, उनके साथ अपनी संवेदना व्यक्त करें। बोला कैसे जाओगे? वहां जो भीड़ आई है, वो भीड़ उस मौत पे भी अपनी राजनीति करना चाहती है, उस मौत पे भी। समाज के अंदर किसी का खून बहाया जा रहा है, किसी को उसमें वोट नजर आ रहा है। भाई साहब, खून किसी का भी गिरे, रंग उसका लाल होता है। खून हम नहीं गिरने देंगे, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का, चाहे सिख का हो या ईसाई का, चाहे दलित का हो या ब्राह्मण का। हमको खून खराबा नहीं चाहिए। हमको समता मूलक समाज की जरूरत है। एक सवाल उठ करके खड़ा हो जाएगा कि ये जो आप समता मूलक समाज बनाना चाहते हैं, इसमें हिंसा तो होगी, हम नहीं मना करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि शोषित लोग हिंसा नहीं करते हैं, हिंसा हमेशा शोषक करते हैं। इस बात को आपको याद रखना होगा। अगर आप शोषितों की एकता की बात करने वाले लोग हैं, आप अपने हक की बात करिए, हिंसा तो वो आपके ऊपर कर देंगे। और आप देखिए कि हिंसा का क्या आलम है। इस देश के अंदर जितने लोग युद्ध में नहीं मारे जाते हैं, उससे ज्यादा लोग खेतों में आत्महत्या कर लेते हैं। और मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं, इस देश के अंदर दो समुदाय सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहा है, एक किसान और दूसरा विद्यार्थी। पिछले 5 सालों में 2 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने आत्महत्या कर लिया है। और ये वो विद्यार्थी हैं जो कोट एंड कोट मोदी जी के स्किल इंडिया प्रोग्राम के स्किल्ड लोग हैं। ये इंजीनियर हैं, एमबीए हैं, ये मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, ये रोहित वेमुला की तरह पीएचडी कर रहे थे, ये नजीब की तरह साइंस पढ़ना चाहते थे। ये उनकी हत्या करने वाले लोग हैं। दोस्तों, ये जो माहौल है मुल्क के अंदर, इसके खिलाफ एक प्रिंसिपल, जिसको कहते हैं सैद्धांतिक पोजीशन लेने की जरूरत है। और वो पोजीशन ये है कि इस मुल्क में जो उन्माद फैलाया जा रहा है, युद्ध के नाम पे, आतंक के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, इस उन्माद को हमको पकड़ करके खड़ा होना पड़ेगा। पता नहीं राम जी का अश्वमेध यज्ञ सफल हुआ था कि नहीं हुआ था, उनका घोड़ा कोई पकड़ा था कि नहीं पकड़ा था, लेकिन मोदी जी
आपके हिंसा के यज्ञ को सफल नहीं होने देंगे और आपके उस घोड़े को पकड़ेंगे, उसके रथ को रोकेंगे। और वो रथ एक बार बिहार में रुका है, इस बार भी रुका है और उसको इस बार गुजरात में भी रोक करके दिखाएंगे। ये सिद्धांत हम लोग लेकर के चल रहे हैं।